हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी, अगर इस वीडियो पे एक सब्सटैंशियल लेवल के लाइक्स आते हैं तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग ऑन ब्रिंगिंग अप विद द डिटेल्ड विजन आईएएस के मंथली जो मैगजीन्स होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस, और आई वुड टेक देम अप इन अ मैनर जो आपको उनको अगर आप 2 बार हर वीडियो को देख लेंगे मंथली जो सब्जेक्ट वाइज आएगी, आपको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप उसको रटें। आप एक बार ही उसे पढ़ें मैगजीन को खुद से और 2 बार ही उस वीडियो को देखें। यू विल बी थ्रू विद द करंट अफेयर्स। अगर इस वीडियो पे एक सब्सटैंशियल काउंट आता है लाइक्स का, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है मेरे पास आपसे पूछने का, आई डू नॉट हैव द कम्युनिटी टैब जिससे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. So if you want me to come up with those videos, you can let me know that by liking or commenting below. So let's get started with today's video. See, today's video is going to be very insightful, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड लिंक्स मैं आपको दूंगी जो आपकी डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना देंगे. अब देखिए, जैसे कि ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे, SC फ्लैग्स टीवी चैनल्स चीफ मीडियम ऑफ हेट स्पीच में ले डाउन गाइडलाइंस. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एंड में दूंगी. बट बिफोर दैट हम इसकी एक कर्सरी रीडिंग देखते हैं. देखिए क्या हुआ है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपना एंग्विश दिखाया है, अपना एंगर दिखाया है, अपनी इरिटेशन दिखाई है जिस तरह की हेट स्पीच अब टीवी चैनल्स के द्वारा, स्पेशली न्यूज चैनल्स के द्वारा फैलाई जा रही है. इन्होंने कहा है कि जो विजुअल मीडिया है वो चीफ मीडियम है आज के टाइम पे हेट स्पीच को प्रोपगेट करने के लिए. और उन्होंने क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट को कि आप अभी तक चुप क्यों हो? आपको मतलब दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह की चीजें हो रही हैं टीवी पे? आप इसको ट्रिवियल यानी कि ऐसा ही कोई चलता फिरता मैटर समझते हैं कि जरूरी है ही नहीं. आई मीन और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं आपके लिए शायद. हेट स्पीच तो पूरे वर्ल्ड में, जो पूरे हमारे भारत में फैल रही है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट प्रॉबेबली. तो इन्होंने गवर्नमेंट को भी ये चीज बोली है. और ये जो बेंच है, इट इज हेडेड बाय जस्टिस KM जोसेफ एंड ऋषिकेश रॉय जी. तो इनके द्वारा ये बात बोली गई है और उन्होंने बोला है कि इन डिबेट्स को, जिस तरह की डिबेट्स न्यूज चैनल्स पे हो रही हैं, इनको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन्होंने सेंटर को बोला है, दे हैव आस्क्ड द सेंटर टू स्टेट वेदर इट प्रपोज टू कम अप विद एनी लॉ ऑन द सब्जेक्ट. क्या आप कुछ प्लान कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे? कोई ऑलरेडी लॉ प्लान कर रहे हैं? हम देखते हैं वैसे भी लॉ प्लान कर रहे हो या ना कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट हैज इट्स ओन प्लान्स. ओके, वी विल सी दैट इन अ सेकेंड. अब देखिए बेंच ने क्या कहा है, अंडरलाइन किया है कि देखिए जितना आप हेट चीज हेट स्पीच दिखाएंगे उतनी ज्यादा आपके चैनल की TRP बनेगी, ठीक है, और उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा. दिस इज अ सिंपल थिंग, राइट? तो यही चीज इसमें भी लिखी है कि ये जो हो रही है, और हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इस तरह का जो TRP स्कैम चल रहा है, हम मजबूर हो गए हैं कंसिडर करने के लिए कि हमें कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करनी पड़े, ताकि इस फील्ड में अब जब तक लेजिस्लेचर इस चीज पे लॉ नहीं लेके आ जाता, पार्लियामेंट के द्वारा इस सब्जेक्ट पे, हेट स्पीच पे जो विजुअल मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है, उस पर कोई लॉ नहीं आ जाता, तब तक ये मैटर ऐसे तो नहीं रह सकता, राइट? उस पर देर हैज टू बी समथिंग ऑन इट जिससे हम रेगुलेट कर पाए इसे. तो इस तरह का, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सिर्फ हेट स्पीच तक ही हमारी जो गाइडलाइंस होंगी वो सीमित नहीं होगी. इन्होंने ये चीज बोली है. देखिए और भी चीज है, besides what we would come upon hate speech वाली guidelines. हम और तरह की चीजें लिखेंगे अपनी गाइडलाइंस में, जैसे जब अगर एक एंकर है, वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं एक न्यूज चैनल पे फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन्हें एक मेथोडोलॉजी बताएं. देखिए मेथोडोलॉजी कैसे होगी कि एंकर का रोल क्या एक्चुअल में है ना. एंकर का रोल आप उस मेथोडोलॉजी में लिखेंगे कि अगर एंकर अगर पूरी डिबेट में से जो लायंस शेयर है टाइम का, डिबेट फॉर एग्जांपल 1 घंटे की है, उसमें से आधा घंटा एंकर ही बोलता रहता है, तो मतलब दिस इज ऑल्सो रॉन्ग मेथड टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने यहाँ पे लिखी है, क्या आप सामने वाले इंसान को इतना आंसर देने का टाइम नहीं दे रहे, उनका आंसर फिर शॉर्ट रह जाता है, फिर उससे जो इंटरप्रिटेशन निकलती है फिर वो आपको हेडलाइन बनाने के लिए मौका मिल जाता है. और इसमें भी इन्होंने बोला है कि आप क्या करते हो, फिर उस बंदे को कोई भी टाइटल दे देते हो अपने हिसाब से, और आप फेयर मैनर में भी नहीं कंडक्ट करते. आप किसी एक पार्टी को एक डिबेट में फेवर कर रहे हो, ये दिख रहा है एंकर्स द्वारा, ये इन्होंने कहा है. और इसीलिए हम एंकर्स की जो मेथोडोलॉजी है इंटरव्यू कंडक्ट करने की, उसको भी रेगुलेट करेंगे हेट स्पीच के साथ साथ. तो ये चीज इन्होंने कही है.
और अगर हम बात करें ये इन्होंने हैव दे टेकन अप द मैटर सुओ मोटो, नहीं, इन्होंने खुद से मैटर नहीं उठाया है। इनके पास काफी क्लच ऑफ पिटिशंस गई हैं जिसमें हेट स्पीच से रिलेटेड कि कहीं टीवी शोज ऐसे हैं जो हेट स्पीच प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनको आंसर करते हुए इन्होंने ये चीज कही है। इनको काफी ज्यादा सीरियस मैटर लगा ये। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो मुझे आपको बताना है कुछ कुछ चीजें, वो इस पैराग्राफ के इस पैराग्राफ में ही लिखी हुई हैं। आई विल एड ऑन इनटू इट। ओके, देखिए क्या है, इन्होंने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट इस पे एक्ट बनाए, ठीक है, तो तब तक हम क्या करेंगे, हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम विशाखा केस के लाइंस पे ही काम करें। और राइट, जहां पे देखिए विशाखा केस क्या हुआ था, मैं आपको ये बता देती हूँ। जो विशाखा गाइडलाइंस हम बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार आपने ये नाम तो सुना ही होगा। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या थी, ये एक 1997 का केस था, विशाखा केस, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब जहां पे भी आप काम करते हैं, आपकी जो भी वर्क प्लेस है, वहां पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है स्पेशली वुमेन के साथ, राइट, तो उससे रिलेटेड ये केस था। अब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे कोई लॉ ही नहीं था उस टाइम पे 1997 में। अब कुछ तो करना ही था, क्योंकि वो जो आप खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना, आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकता, कोर्ट एक ये नहीं कह सकते कि जी हाँ ये बहुत गलत है, यू कैन नॉट स्टॉप देयर। तो फिर आता है आर्टिकल 142 का कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 142 क्या कहता है, जो कोर्ट है उसको कंप्लीट जस्टिस करना पड़ेगा टूवर्ड्स एन इशू एट हैंड। मतलब कोई अगर उनके पास इस तरह का इंसान अपनी इस तरह का ग्रीवेंस लेके आया है और वो कंप्लीट जस्टिस उस इशू पे होना बहुत जरूरी है, तो आप वो कर सकते हैं। अब आपका सिर्फ इतना कह देना कि सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे नहीं होनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके कहने से क्या हो जाएगा? यू नॉट पुलिस, यू वोंट गाइड देयर, आप हर जगह जाके खड़े तो नहीं हो जाओगे, इट कैन नॉट हैपन दैट वे, राइट। तो इसीलिए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आप कंप्लीटली जस्टिस जब करना हो तो आप लॉ बना सकते हैं, आप गाइडलाइंस दे सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का ही फंक्शंस को सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म करता है आर्टिकल 142 के तहत। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट और यहां से निकल के आता है जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जब जुडिशरी एक्टिविज्म को प्रैक्टिस करने लग पड़े और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का भी काम अपने हाथों में ले ले, तो फिर उन्होंने 1997 में विशाखा गाइडलाइंस निकाली थी। फिर आप देखिए विशाखा गाइडलाइंस 1997 में आई और वही गाइडलाइंस पूरे हर वर्क प्लेस पे अप्लाई की गई, इंप्लीमेंट की गई। उसी के तहत सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केस लॉन्च किए जाते थे। लेकिन जो एक्ट आया, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में आया। तो आप देख सकते हैं अगर उस दिन कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ होता तो कितने साल तक, अराउंड 16 ईयर्स तक कोई कंप्लीट जस्टिस होता ही ना, ये चीजें तो चलती रहती। तो इसीलिए अब इसी लाइन पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम कंसिडर कर रहे हैं शायद विशाखा गाइडलाइंस की लाइन पे हमें ये गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी जब तक इस सब्जेक्ट पे प्रॉपर लॉ नहीं आ जाता। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। मैक्रन इन यूएस साइट मोदीज नॉट एरा ऑफ वॉर रिमार्क टू पुतिन। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मिस्टर मोदी ने एससीओ समिट में कहा था कि दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये कहने से बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व हो जाते हैं भारत के। पहला तो ये, हम उससे जस्ट एक हफ्ते पहले कोर्ट से मिले थे, कोर्ट की सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हुई थी, राइट। तो ऑब्वियसली हमारे लिए बार बार ये जवाब करना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोर्ट द्वारा, हमारे वेस्टर्न अलाइज बन चुके हैं अब, ऑलमोस्ट अलाइज आई वुड से, उनको ये बार बार आंसर करना कि हम क्यों एक कंट्री जो वॉर में इन्वॉल्व है, जो इन्वेजन कर रही है, हम उसका साथ क्यों दे रहे हैं, क्यों उनसे ऑयल खरीद रहे हैं, हमारे ऊपर ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। सो जो मिस्टर मोदी ने उस जगह स्टेटमेंट दी वो बहुत ही एंटिसिपेटेड थी, इट वाज वेल एंटिसिपेटेड। तो उन्होंने जब ये कह दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो वेस्टर्न पब्लिक है, यानी कि जो यूएसए की सोशल मीडिया पे जो आम जनता है, पब्लिक के ट्वीट्स आप उस दिन पढ़ते, इट वाज फुल ऑफ प्रेज फॉर मिस्टर मोदी स्पीच, कि बहुत सही किया, बहुत मुंह पे इट इज लाइक अ स्लैप ऑन पुतिन्स फेस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर पब्लिक खुश हो गई। अब फाइनली देखिए हमारा क्या था, मैंने आपको ये चीज, अभी देखते हैं उस पर क्या बात आती है, लेकिन मेरा आपको वो चीज बताने का इस तरह से इसलिए मतलब था क्योंकि हो सकता है कि जो F-16 है, जो पाकिस्तान को एक $450 मिलियन का पैकेज का जो रिवाइवल, जो मेंटेनेंस का वो पैकेज दिया गया है F-16 एयरक्राफ्ट के लिए,
हम देखिए उनको ये तो नहीं कह सकते, वो हमें कह देंगे कि आप पे हम काटसा भी ना लगाएं, क्योंकि आप रशिया से S-400 मिसाइल्स भी ले रहे हैं, आप रशिया से चीप ऑयल भी ले रहे हैं जो पूरा संसार उनके खिलाफ है, आप सब कुछ करते रहे हैं, वॉस्टॉक ड्रिल्स में अपना पार्टिसिपेशन भी आपकी आर्मी जाके कर रही है, और हम पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्ट पैकेज भी नहीं दे सकते। Now that cannot happen, right? India cannot eat its cake and have it too. ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें कुछ तो करना था, एंड दैट इज वाई मिस्टर मोदी स्पीच। अब इसको देखिए, अब देखिए ऑब्वियसली वेस्ट से हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, अब फाइनली जो उनके ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो प्रेसिडेंट्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, उन्होंने इसको उठाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रन, उन्होंने क्या कहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलेमान, उन्होंने ये टुडेज एरा इज नॉट अ वॉर को पकड़ लिया है, एंड दे हैव स्टार्टेड रीइटरेटिंग इट। अब इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है, अब आप पढ़ सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की स्पीच देते हुए वहां पे न्यूयॉर्क में मैक्रन ने कहा है, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज राइट व्हेन ही सेड दैट द टाइम इज नॉट फॉर वॉर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस फ्रेज को अपना बता दिया दैट द टाइम इज नॉट फॉर वॉर, वो सिर्फ इतना भी बोल सकते थे, पर उन्होंने स्पेसिफिकली नरेंद्र मोदी क्यों मेंशन किया, क्योंकि वो एक तरह से दे हैव टू डिवाइड अस, नो, उनको ये चीज प्रेजेंट करनी है रशिया को भी कि देखिए अब आपका तो ओल्डेस्ट फ्रेंड जो है वो भी आपके अगेंस्ट बोल रहा है और आपको कुछ सजेशन दे रहा है, तो आप मानिए, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में मैसेज देखना कि देखिए इंडिया भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ रहा है, सो दे हैव टू डू इट, अदरवाइज द थिंग्स वोंट गो एज दे वांट देम टू। ओके, तो यही यहाँ पे चीज लिखी है, और उन्होंने बोला है कि इंक्लूडेड दोज कंट्रीज विच हैव चोजन टू बी, देखिए इन्होंने कहा है जिन कंट्रीज ने न्यूट्रल रहना चूज किया है या नॉन अलाइंड रहना चूज किया है, वो मिस्टेकन है, वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो यूक्रेनियन इन्वेजन हो रही है उसके खिलाफ बोलिए। इनका ये कहना है, कल को अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपका कोई पावरफुल नेबर है, ओके, कोई आपका पावरफुल लेबर है, आपका बिल्कुल जिसके साथ बॉर्डर जुड़ता है, वो आपके साथ अगर ऐसा कर दे जो आज यूक्रेन के साथ हो रहा है, तो आप मतलब फिर आप एक्सपेक्ट ही मत करना कि कोई रीजनल कंट्री या पूरा वर्ल्ड आपका साथ देगा, देन एवरीबडी वुड चूज टू बी साइलेंट, एंड देन व्हाट वुड यू डू? आपकी जनता जब इतने लाखों की तादाद में मर जाएगी, जिनके घर एक एक बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिए, तब आप क्या करेंगे? कुरैशी एंड जंग अमंग 5 मीट आरएसएस चीफ डिस्कस वे फॉरवर्ड ऑन डिवाइड। देखिए, आप कहेंगे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आरएसएस और इनकी जो मीटिंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनल हार्मनी के पर्सपेक्टिव से, ओके, विच कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक होता है जो स्टेप्स लिए जाते हैं लेजिस्लेटिव लेवल पे, ओके, बहुत सारे स्टेप्स, अगर जैसे हम काउ स्लॉटर की बात करें तो बहुत सारे जो जैसे अभी हमने रिसेंटली कर्नाटका में देखा, और ऑब्वियसली यूपी में हम देखते ही रहते हैं, तो ऑलरेडी काउ स्लॉटर पे बिल आ चुके हैं, वो लॉज बन चुके हैं ऑलरेडी। गुजरात की जो पंचायत हैं वो काउ स्लॉटर पे बहुत रेगुलेशंस लगाती है। ये होता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद टू डील विद और टू एले द फियर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी है इस जगह उनकी, ठीक है, ये होता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी में अलग अलग एनजीओज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कम्युनिटी हेड्स आते हैं, जो आपस में कम्युनल हार्मनी को, अगर उनका जो टास्क कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना है, तो गवर्नमेंट का साथ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस भी दे सकती हैं, एंड हेंस आई डिस्कस दिस ताकि आपको ये चीज पता चले। तो भी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है आरएसएस चीफ यानी कि मोहन भागवत के साथ, किनकी? 5 मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की, और आप सच में ये इंटेलेक्चुअल्स ही हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आप जिन्हें कह सकते हैं। अगर आप जानते होंगे हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, ये बहुत बार द हिंदू में लिखते हैं, अगर आप द हिंदू के एडिटोरियल्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो नाउ एंड देन you would keep on reading his articles, he writes very nicely। और एक्स दिल्ली गवर्नर, जो एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, नजीब जंग जी, ये भी थे, और बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने आरएसएस के चीफ के साथ मीटिंग की है। कहाँ पे? इनके मेकशिफ्ट ऑफिस पे ही, जो दिल्ली में है, यानी कि जो इनका टेम्परेरी ऑफिस है आरएसएस का, वहां पे। और यहाँ पे देखिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया है, जैसे काउ स्लॉटर के बारे में, और डेरोगेटरी रेफरेंसेस एक दूसरे की कम्युनिटीज़ के लिए दोनों यूज करते हैं, ये सब कुछ। और कहा है कि हम कोशिश करेंगे हम पीरियोडिक इंटरवल्स पे एक दूसरे से मिलते रहें, ताकि इस तरह का डायलॉग कंटिन्यू हो सके। हर तरह का मुद्दा जो दोनों कम्युनिटीज को अफेक्ट करता है, हम उस पर बातचीत करते रहेंगे। अब देखिए इन्होंने ये चीज यहाँ पे कही है कि जो भागवत ने बोला है, मोहन भागवत जी ने,
कि हमने उनको बताया कि हम अनहैप्पी हैं जिस तरह का काउ स्लॉटर होता है उससे, और वर्ड्स जैसे काफिर यूज किया जाना नॉन मुस्लिम्स के लिए, ओके या फिर इन रिस्पॉन्स, देखिए इस रिस्पॉन्स में जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने कहा है कि हम भी कंसर्न हैं काउ स्लॉटर को लेके या फिर इस तरह के वर्ड्स को लेके, और अगर किसी भी इंसान की इन्वॉल्वमेंट पता चलती है काउ स्लॉटर में या ऐसी तरह के डेरोगेटरी रेफरेंसेस में, तो हम भी चाहते हैं कि लॉ उसको पनिश करे, और हम टाइम टू टाइम पे पीरियोडिकली मिलते रहेंगे एक दूसरे से, ताकि अगर हमारी कम्युनिटी के कोई फियर्स हैं हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, और अगर आपकी कम्युनिटी को फियर्स हैं वो आप उनको प्रेजेंट कर सकें, एंड इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, फ्रॉम नोएडा टू केरला, मुंबई पुलिस मैप्स साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स। देखिए अब मैं आपको सबसे पहले एक एथिक्स की केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी, तो आप जो भी मैं क्वेश्चन बोलूं आप उसको अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। आप एक एसपी हैं, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप एक एसपी हैं मुंबई के किसी जगह के, तो फिर आपके पास बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो साइबर क्राइम्स हैं, और हर साइबर क्राइम का नेचर अलग है। एक साइबर क्राइम जो आपके पास फॉर एग्जांपल 25 केसेस एक साइबर क्राइम के आए जो आपने किसी गोल्ड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की और वो फ्रॉड निकले, ठीक है। फिर कुछ तरह के आपके पास क्राइम्स, साइबर क्राइम्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें सेक्सुअली हरास किया जा रहा है किसी को, या फिर किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप सेक्सुअल हरासर हैं। फिर आपके पास एक तरह का साइबर क्राइम के 25 केसेस और आए जहां पे आपको पता चल रहा है कि लोन किसी ने लिया था, अब वो थ्रेटन कर रहे हैं बार बार फोन कर करके। ये सारे साइबर क्राइम्स बहुत सारे बल्क में आ रहे हैं आपकी सिटी में, और सबका नेचर अलग है। आप इसके साथ कैसे डील करेंगे, और फिर जब आप इसे ट्रेस करते हैं तो पता चलता है ये मुंबई में नहीं है ये लोग, और आसपास वाले किसी लोकेशन में ही है। तो मतलब हर केस जो है वो अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, इनफैक्ट कहीं तो इंटर बॉर्डर एरिया से भी आ रहा है। तो अब आप एज एन एसपी आपका सबसे पहला स्टेप कैसे होगा? देखिए जब मैंने आपके साथ इससे पहले वाली एथिक्स की केस स्टडी डिस्कस की थी, जिसके टाइम पे जब साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हुआ, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था जितने भी एक्सीडेंट रिलेटेड रोड एक्सीडेंट्स रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, एथिक्स की केस स्टडी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो मैंने आपको एक मॉडल बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मॉडल। उसमें उन्होंने क्या किया था, पूरा मैप चाउट आउट किया था, पूरा पैटर्न बनाया था एक कि किस किस टाइम पे, जैसे 6 से 8 बजे के टाइम पे वहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हिमाचल पुलिस ने देखा हो रहे हैं। तो उन्होंने 6 से 8 बजे के टाइम पे वहां पे क्या किया, ज्यादा से ज्यादा पर्सोनल डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, और इससे बहुत हद तक जो एक्सीडेंट रेट था वो कम भी हो गया। तो इसी तरह का आप इसे प्रिडिक्टिव पुलिसिंग ही कह सकते हैं। देखिए कोई भी पुलिसिंग या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हमेशा प्रिडिक्टिव हो सकता है। अगर आप एक पैटर्न पे रीच कर पाए कि अच्छा इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो इसका मैप क्या है, इन सारे साइबर क्राइम्स का मैप है क्या, तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसा ही हुआ है मुंबई पुलिस के साथ। तो आप देखिए एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आपको पता चल जाएगा कि आप क्या इस आर्टिकल से लेके जाएंगे। ओके, तो इसमें ये लिखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो गिफ्ट कार्ड स्कैम पे थे। इसमें से 7 लाख का किसी को डूब किया गया था, दूसरे कंप्लेनेंट को 11 लाख का डूब किया गया था एक फॉल्स या फेक वेबसाइट द्वारा, जिसके थ्रू इन दोनों ने इन्वेस्ट किया था गोल्ड में। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम इन्होंने सस्पेक्ट पता करवाया, ट्रेस किया, तो पता चला ये केरला से आ रहे हैं, कि मतलब केरला जो है इट इज टर्निंग इनटू अ हब ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। इन तरह के गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के लिए जो केरला है, जो फ्रॉडस्टर्स हैं बेसिकली केरला से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस, एक ग्रुप ऑफ कंप्लेंट्स कहाँ से आई, एक सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए क्या होता है कि एक जो एक स्टेट है या एक सिटी है वो एक पर्टिकुलर स्कैम में हब क्यों बन जाती है, क्योंकि जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन में अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, एकदम माहिर हो जाते हैं, मास्टरी हासिल कर लेते हैं एक तरह के कॉन में। फिर क्या करते हैं, वो उसी कॉन से स्टिक करते हैं, और फिर वो जो एरिया जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं वो हब बन जाता है। ये मुंबई पुलिस को पता चल गया। फिर क्या हुआ, वेस्ट बंगाल का इन्होंने पता लगाया, जब बहुत सारे केसेस को सेग्रीगेट किया तो पता चला कि वेस्ट बंगाल भी एक साइबर कौन है, एक साइबर कौन हब है। कैसे, क्योंकि वो लोग जो वहां के लोग हैं वो सिम कार्ड बहुत सारे फेक लेते हैं, ठीक है, और फेक कॉल्स करते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो लोन ऐप कॉल्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे करते हैं कि आप वापस क्यों नहीं दे रहे, ये सब वगैरह। और कहीं फिर नेपाल, क्योंकि नेपाल और वेस्ट बंगाल बॉर्डर करते हैं।
फिर अगर हम सेक्सटॉर्शन के केसेस की बात करें, इस तरह के साइबर क्राइम की बात करें, तो इससे हमें पता चला कि हरियाणा की मेवात से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, वो वीडियो कॉल करते हैं स्पेशली लड़कों को, फिर वो वीडियो कॉल के माध्यम से जो विमेन अनड्रेस कर रही होती है उनको दिखा देते हैं, फिर वो इसको कैप्चर कर लेते हैं कि वो देख रहे थे उसको। ठीक है, फिर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं उस इंसान को कि आप इतने पैसे नहीं लेके आए तो आपकी वाइफ को बता देंगे, पूरी सोसाइटी को बता देंगे कि आप पॉर्न देखते हैं, थिंग्स लाइक दैट। फिर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको बिल्कुल कहूंगी कि आप इसका एग्जाम्पल नोट करें, इट इज़ अ वेरी इनोवेटिव एग्जाम्पल। इन्होंने क्या कहा, जमतारा। जमतारा आपको पता है झारखंड में एक जगह है, वहां पे भी ऐसा बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे इस तरह के साइबर क्राइम्स वहां पे हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिली। ओके, अगर आपको नहीं पता तो नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज भी है जमतारा, सबका सबका नंबर आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप चाहे, अगर आपके पास टाइम है फ्री, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जमतारा के जो एक साइबर हब बन चुका था जमतारा, तो वहां पे काफी मीडिया अटेंशन मिली, क्योंकि पता चल गया कि ऐसे केसेस सबसे ज्यादा वहीं से आ रहे हैं। फिर जब एक वेब सीरीज भी बन गई, फिर जमतारा की एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर काफी प्रेशर आ गया। ठीक है, कि उनको ऑब्वियसली फ्रॉडस्टर्स के साथ स्ट्रिक्टली डील करना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक नेक्सस में थी इन तरह के फ्रॉडस्टर्स के साथ, तो उसे भी तो तोड़ना था। और एक पॉइंट ऐसा आ गया जमतारा में कि ऑफिसर्स जो हैं लोकल पुलिस स्टेशन के, उनको रिप्लेस ही कर दिया उनके हेड्स ने, कि इतना प्रेशर आ गया मीडिया का, पब्लिक का। तो इन तरह से हो जाता है। इकोनॉमिकली इट मेक सेंस फॉर साइबर क्रिमिनल्स। देखिए अब साइबर हब क्यों बनते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। एक हब क्यों बन जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट या एक सिटी हब क्यों बन जाती है क्राइम की, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया आपके पूर्वज जो बेसिकली जो क्राइम में है, ठीक है, उन्होंने कर दिया, फिर आप उस सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते रहो। जब सब सारी इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड हैं कौन करने के लिए वहां पे, आप कहीं और जाके क्यों एक्सपेंडिचर करोगे, राइट? तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, however once there is enough attention by law enforcement agencies and media after a particular area constantly, and it shows up on the radar of cybercrime investigators, there is a pressure on the local administration to drive them out. Hence you see that every few years फिर एक जगह पे बहुत प्रेशर आ जाता है, फिर ये लोग दूसरी जगह को अपना हब बना लेते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। देखिए मैं आपको बहुत ही बोल्डली इस चीज़ को स्ट्रेट कर सकती हूँ कि ये एक बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अ पाथ टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, जिसमें आप बहुत सारे जैसे स्विफ्ट एक्शन लिख सकते हैं, बहुत सारे आप आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक भी हो सकता है। आपको लगेगा इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो नहीं आते, सब आता है, सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपके पास 2-4 पॉइंट भी नहीं होते लिखने के लिए, क्योंकि कहीं चीजें इतनी ह्यूज हैं, उनका इम्पैक्ट इतना ह्यूज हो सकता है कि वो खुद में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाती है। वहीं ये क्वेश्चन है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, उसका रैशनेल क्या है, कंसर्न्स क्या है, और ये एज इट इज क्वेश्चन बनने लायक एक हेडिंग है कि उसका रैशनेल क्यों है, लाया क्यों गया है, दूसरा इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या है, और कंसर्न्स बहुत सारे हैं। मैं आपको विद फैक्ट्स, विद केस स्टडीज सब कुछ बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखिए क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पूरे भरे कोर्ट में, फुल कोर्ट में, जो अभी ट्यूसडे को हुआ है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लाइव स्ट्रीम करेंगे अपनी सारी प्रोसीडिंग्स को, जितने भी क्रूशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस होंगे, 5 जजेस जिसमें बैठते हैं या उससे भी ऊपर के बेंचेस, उनको जितने भी ऐसे तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस सितंबर 27 के बाद उठाए जाएंगे, उनको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा उनकी प्रोसीडिंग्स को। और डिसीजन देखिए 4 साल बाद आ रहा है, जब एक पिटिशन फाइल की गई थी इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी थ्रू सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अगस्त 26 को क्या हुआ था, जिस दिन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन जी का रिटायरमेंट का दिन था, सुप्रीम कोर्ट ने सारी प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया था। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स दिस डिसीजन, इसको 2018 में ही ले लिया गया था। अभी आप कहानी सुन लीजिए, सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो फिर जब 2018 में क्या हुआ था, क्या इसका प्रिकर्सर क्या है, जब एक 3 जज बेंच, जो CJI दीपक मिश्रा जी, जस्टिस AM खनविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अग्री किया था कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुनने के लिए तैयार हैं, जो चाहती है कि सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करे, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं।
ओके इससे पब्लिक को भी पता चलेगा कि एक्चुअली हमारी जुडिशरी वर्क कैसे करती है, राइट। और पिटिशनर्स ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि हम साइट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओपन एक्सेस टू जस्टिस, इसीलिए आपको इस तरह की ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए। और ये आपको पता है सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने किया था। और मार्च 2018 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया फिर, जब इस तरह की PIL आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक नोटिस इशू किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल जी को, और उनसे पूछा कि आपके क्या व्यूज हैं इस मुद्दे पे। अब देखिए, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं और समझने भी हैं, ठीक है। फिर रिकमेंडेशंस क्या आई AG द्वारा, अटॉर्नी जनरल ने क्या रिकमेंडेशंस दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जो रिकमेंडेशंस या गाइडलाइन सजेस्ट की गई AG द्वारा, उनको अप्रूव भी कर दिया, जो इंक्लूड करती हैं उनकी रिकमेंडेशंस कि आप जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, जैसे जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, उसमें इंटरव्यूअर ने क्या पूछा, इंटरव्यू ने क्या जवाब दिया, इन तरह के ट्रांसक्रिप्ट, या फिर जो आर्काइव करना रिकॉर्ड्स की, जो प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड्स हैं उनका आर्काइव करना, आप इसको अवेलेबल करवा सकते हैं। और लेकिन AG ने इन सारी चीजों के बाद एक और चीज सजेस्ट की, वो है कंसर्न। ये सारी बातें आ जाती है कंसर्न के अंदर, ठीक है। AG ने सजेस्ट किया, देखिए, लेकिन कोर्ट को अपने पास एक पावर रिटेन करके रखनी चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग के बाद भी, कि इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग को, अगर कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें आप नहीं परमिट कर सकते इन तरह की लाइव ब्रॉडकास्टिंग को, तो आप उसको विदहोल्ड कर सकें, आप रोक सकें, ठीक है। किन तरह के मैटर्स हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स। वाई, आप क्यों धज्जियां उड़ाना चाहते हैं एक किसी की पर्सनल अफेयर की, क्यों, किसी को क्यों जानना है। मैट्रिमोनियल अफेयर्स में कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैटर्स जो इन्वॉल्व करते हैं इंटरेस्ट ऑफ जुवेनाइल्स, बच्चों का, अंडर एज लोगों का, उनके साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, वो सफर कर सकती है, राइट। और इन तरह के प्रोटेक्शन जो प्राइवेट लाइफ को, या यंग ऑफेंडर्स हैं उनकी प्राइवेट लाइफ को प्रोटेक्ट करे। तीसरा, मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ऑब्वियसली कोई नेशनल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल राफेल डील वगैरह को कोई मैटर है, उसमें कई चीजें ऐसे, कोई रिकॉर्ड्स अगर सेंटर द्वारा मांगे जाते हैं तो सेंटर उसे प्रेजेंट करती है, आप जनता को नहीं हर चीज बता सकते, राइट। या कोई नेशनल सिक्योरिटी का इतना कि इतनी वहां पे कैजुअलिटीज हुई थी, इन तरह के आप ओपनली नहीं डिस्क्लोज कर सकते, क्योंकि फिर पैनिक हो जाता है जनता में बहुत बड़ा, राइट। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि इंश्योर करना कि विक्टिम्स, विटनेसेस या डिफेंडेंट्स वो क्या है, वो किसी भी फियर के बिना अपना केस रख सके, अपना केस लड़ सके, अपने पॉइंट्स को रख सकें। स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए वल्नरेबल और इंटिमिडेटेड विटनेसेस को, ओके। और फेस डिस्टॉर्शन, मतलब उनका फेस है उसे ब्लर कर देना चाहिए, इन तरह की चीजें इन्होंने बोली है। फिफ्थ ये है कि आप कॉन्फिडेंशियल और इन तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो सेक्सुअल असॉल्ट और रेप केसेस में है उसको रखिए, उसको मत डिस्क्लोज होने दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिसिटी के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, अभी आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, पब्लिसिटी का मुद्दा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब कुछ लिखा है कि अगर बाय चांस कोई ऐसा केस है जो एनमिटी पैदा कर सकता है कम्युनिटीज के बीच में, जैसे कम्युनल हार्मनी का कोई केस है, उसे भी लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग इन HCs। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स को करना शुरू कर दिया जुलाई 2021 में, और करंटली झारखंड, कर्नाटका, जितनी भी ये सारी स्टेट्स हैं वो करती हैं लाइव स्ट्रीम, ठीक है। तो अब देखिए व्हाट हैपेंस एल्सवेयर। देखिए, इसमें इस जगह पे 3-4 एग्जांपल्स लिखे हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्राजील का ही एग्जांपल क्यों उठाया है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जांपल मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि आप ये लिख सकते हैं या ये जान सकते हैं कि हम US जैसी द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट एंड लिबरल कंट्री से भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्रेसिव सोच में। जहां ये कंट्री क्या कर रही है, अबॉर्शन को जिसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल बता दिया, हमारी कंट्री इज एक्चुअली गोइंग वन स्टेप अहेड, ओके। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस तरह की प्लीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि लाइव जो है ना स्ट्रीम हम तो करेंगे नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। और सिंस 1955 से उन्होंने क्या अलाउ किया हुआ है, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये हमने जान लिया। लेकिन ब्राजील से हम जरूर कुछ सीख सकते हैं, और ब्राजील से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, 2002 से लेके अभी तक ये लाइव वीडियो और ऑडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का, ठीक है, जिसमें डेलिब्रेशंस, इनफैक्ट वोटिंग प्रोसेस जो जजेस लेते हैं कोर्ट में, वो भी अलाउड है लाइव स्ट्रीम करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनका एक पब्लिक टेलीविजन चैनल है टीवी जस्टिका, और एक रेडियो चैनल है सेपरेटली रेडियो जस्टिका, जो इन्हीं तरह के ब्रॉडकास्ट वीडियो और ऑडियो के लिए डेडिकेटेड है, ओके। इनके डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ये सब है,
तो वैसे ही यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, जस्टिस टीवी समथिंग एनीथिंग, यू नो। तो ऐसे तरह की चीज़ें यहाँ पे इनका यूट्यूब चैनल है जो जुडिशियल सिस्टम की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है उसको ब्रॉडकास्ट करता है लाइव। तो ये हम ब्राज़ील से सीख सकते हैं। ओके, कंसर्न्स ओवर लाइव स्ट्रीमिंग, नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ब्रॉडकास्ट जब हम करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, एक बिल्कुल अच्छा स्टेप है ट्रांसपेरेंसी के डायरेक्शन में। ओके, या फिर ग्रेटर एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम, आपको जब पता चल जाएगा, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम तो केस फाइल करने से पहले ही डर जाते हैं कि पूरी जिंदगी केस के धक्के खाने पड़ेंगे। जब आपको पता चल जाएगा एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के द्वारा जस्टिस सिस्टम ऑपरेट करता है, देन इट वुड, यू नो, आप ओपन कर देंगे डोर्स को आम जनता के लिए भी जस्टिस का। ठीक है, तो लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं बहुत ही क्रूशली। अब देखते हैं कैसे। जो वीडियो क्लिप्स हैं प्रोसीडिंग्स की, जो इंडियन कोर्ट्स, यू नो, जो इंडियन कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स हो रही है उनकी, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, बड़ी सारी छोटी छोटी, उन्होंने एक आधे मिनट की काट काट के बड़े सारे चैनल्स डाल देते हैं, बट बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी विद सेंसेशनल टाइटल्स, जैसे हाई कोर्ट सुपर एंग्री ऑन आर्मी ऑफिसर। देखिए, सेंसेशनल टाइटल्स, आपको मैं एक बात बताती हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरे चैनल की भी यही हालत है, क्योंकि मैं सेंसेशनल आर्टिकल्स या इधर उधर की चीज़ें अपने थंबनेल्स में नहीं डालती, तो टीआरपी नहीं बढ़ती या फिर इतने व्यूज़ नहीं आते। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। जब तक आप यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे इस तरह के हेडलाइंस नहीं दिखेंगे, लोग क्लिक क्यों करेंगे? शायद वीडियो में वो कुछ हो भी ना, पर पता नहीं टाइटल ऐसा सेंसेशनल डाला होता है जो हर बंदा मजबूर ही हो जाए क्लिक करने के लिए। लेकिन आप नहीं कर सकते, मतलब आप ये टाइटल पढ़िए, कितना ही अजीब है। हाँ, क्या क्या इसमें कोई सोफिस्टिकेटेड कोई वही नहीं है, सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे और फियर्स हैं कि अगर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड यूज ऑफ कंटेंट हुआ तो इससे बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन पब्लिक में फैल सकती है। देखिए, आम जनता ना कभी भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट को नहीं जाके पढ़ती। को आप कितना जाके, कोई एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आती है तो आप उसको पढ़ते हो जाके प्रॉपरली, या कुछ ऐसा एग्जैक्टली उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना। हर कोई क्या पढ़ता है? हर कोई क्या चलाता है? सोशल मीडिया चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, उसकी रील्स में जो आ गया पढ़ लिया, देख लिया, खत्म। तो फिर उसको तो इन तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं फिर बढ़िया बढ़िया से उसके टाइटल्स रखेंगे, तो फिर टाइटल से रिव्यूज आते हैं, उनको भी तो अपना पेट पालना है ना। सो यू नो, इट बिकम्स लाइक दैट। तो इसीलिए ये भी कंसर्न है। अब देखिए, कुछ है जो आप विद फैक्ट्स कोट कर सकते हैं, जैसे 2018 का पेपर जो टेलीविजन एंड जुडिशियल बिहेवियर, इसका टाइटल था लेसन्स फ्रॉम द ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट्स। अभी हमने देखा ब्राजील से हम क्या सीख सकते हैं, लेकिन ब्राजील से हम एक और लेसन ले सकते हैं, क्योंकि ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जस्टिस जो होते हैं, जस्टिसेस होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव करने लग पड़ते हैं जब उन्हें एक फ्री टेलीविजन टाइम मिल जाता है। वो मैक्सिमाइज करते हैं। देखिए, हर ऐसा भी तो हो सकता है ना, जजेस पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एक्सपोजर पे फोकस करने लग पड़े कि हम अच्छे प्रेजेंट हो जनता में, जनता में हमारी वाहवाही हो और हम अच्छे से, इस तरह का हर कोई ऐसा कर सकता है कि हमारी जजमेंट बेटर थी, है ना। इन तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये इंडिविजुअल एक्सपोजर वाली चीज यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, ब्राजीलियन लेसन। ओके, और बहुत सारी स्टडीज ऐसी भी हैं जो इन्वेस्टिगेट करती है इफेक्ट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिशियंस। अब देखिए, यू नो, इस तरह की जो लाइव प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को भी इफेक्ट करती हैं। कैसे? अभी तो हमने देखा कि वो पॉलिटिशियंस की तरह एक्ट करने लग पड़ते हैं जस्टिसेस। अब पॉलिटिशियंस के बिहेवियर पे कैसे इम्पैक्ट होता है? क्योंकि जो सी स्पैन, जो यूएस का, यू नो, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और यूएस सेनेट में, इन्होंने कंक्लूड किया कि जब ब्रॉडकास्ट होने लगी प्रोसीडिंग्स, तो इट कॉरेस्पॉन्डेड विद अ ग्रोथ इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फिलीबस्टरिंग। ऑल राइट, मतलब आपस में फिर आप उन सारी, यू नो, प्रोसीडिंग्स को, अगर वो किसी पार्टी के फेवर में चलेगी तो फिर वो उसको यूज करने लग पड़ते हैं। यस, इवन दैट जज, यू नो, फेवर्ड इन आर, यू नो, फेवर्ड अस एंड थिंग्स लाइक दैट। आप समझ रहे हैं ना? सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और इस तरह का, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है, हम देख सकते हैं पॉजिटिव। अगर हमें बाई चांस पता चल गया, कोई भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग लाइव देख रहे हैं, हमें पता चला कि एक सिस्टमिक यानी कि स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है कोर्ट के ऑपरेशन प्रोसीजर में, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है। 2017 की एक स्टडी बताती है कि ऐसा क्या हुआ, जब आर्काइव्स यानी कि ऑडियो आर्काइव्स जो ऑडियो प्रोसीडिंग्स के यूएस सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए, तो ये पता चला कि जितने भी जुडिशियल इंटरेक्शंस हो रही थी, ओरल आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, वो हाईली जेंडर्ड थे। हाईली जेंडर्ड मतलब जो विमेन था उनको बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था। जितने भी विमेन जजेस थे, उनके जो मेल कलीग्स थे, वो कुछ बोलने लगती थी तो या तो मेल एडवोकेट या मेल जजेस, उनके जो कोलीग्स थे, उनको इंटरप्ट कर देते थे बार बार। तो इसको सुधार किया गया जब हमें एक सिस्टमिक करेक्शन करनी, यू नो, एक सिस्टमिक
डेफिशिएंसी पता चल गई तो सिस्टमिक करेक्शन तभी हो सकता है ना जब डेफिशिएंसी पता चलेगी, जब लोगों के हाथ में आएगी ये चीज। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, 2017 में ये पता चला। लास्ट ईयर स्कॉटिश जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने क्या किया, जेंडर डिस्ट्रप्शन जो स्टडी ने आइडेंटिफाई की उसको एड्रेस किया फाइनली। कैसे एड्रेस किया, क्योंकि अब जस्टिस हैं वो क्वेश्चन तभी पूछ सकते हैं, जितने भी जजेस हैं सीनियोरिटी के उसमें, यानी सबसे सीनियर सबसे पहले, फिर उसके बाद जो उनके बाद सीनियर होते हैं, फिर उनके बाद, इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग इन अ रैंडम वे। ओके, सो दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आपको पता है कि हियरिंग बिफोर डेथ सेंटेंस, ये बिल्कुल अब बहुत मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। जो सीआरपीसी का जो सेक्शन था वो भी आपके साथ डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपको पता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया है कि क्या एक सेपरेट सेंटेंसिंग हियरिंग होनी चाहिए डेथ सेंटेंस देने से पहले एक कॉन्विक्ट को। ये सब कुछ मैं इसके बेसिक्स आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं और भी जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट की जो इन चीज़ों से डील करते हैं वो आपको मुझे समझाना है। जैसे सेक्शन 235 क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसके तहत हमने क्या कहा था, अगर कोई एक अक्यूज्ड है वो दोषी साबित हो गया तो जज को क्या करना है, उनको प्रॉपरली हियर करना है। हियर वर्ड पे आप यहाँ पे एम्फेसिस दीजिए, उनको प्रॉपर हियरिंग मिलनी चाहिए अक्यूज को, इससे पहले कि आप उन्हें कोई सेंटेंस दे दें अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, 1980 का केस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि उन्होंने बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैपिटल पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिए जाने चाहिए। और बच्चन सिंह केस में एक और चीज साथ में स्ट्रेस की गई थी, वो ये था कि एक सेपरेट सेंटेंसिंग हियरिंग भी होनी चाहिए। ऑलराइट, जहां पे जो जज है उसको परसुएड किया जाए अक्यूज्ड द्वारा या उसके लॉयर द्वारा कि डेथ सेंटेंसेस देना जरूरी नहीं है, छोटी सजा भी दी जा सकती है। आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस देखिए, वो सर्कमस्टांसेस जो इसके क्राइम को कम कर देते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बच्चन सिंह केस में ये भी बोला गया था और इस पोजीशन को रिइटरेट किया गया था बहुत सारी सब्सीक्वेंट रूलिंग्स में कोर्ट की, जैसे मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982 में, जहाँ पे एक 5 जज बेंच ने क्या किया था, इट स्ट्रक डाउन मैंडेटरी डेथ सेंटेंस एज इट फॉल्स फाउल ऑफ द राइट ऑफ एन अक्यूज्ड टू बी हर्ड बिफोर सेंटेंसिंग। लेकिन पता है क्या हो रहा है कि हर कोर्ट का अपना अब देखिए सेंटेंसिंग तो ये बोल दिया, बच्चन सिंह केस में बोल दिया कि सेंटेंसिंग, और ये सीआरपीसी का सेक्शन भी कहता है कि एक सेपरेट हियरिंग उनको दी जानी चाहिए। लेकिन ये सेपरेट हियरिंग कब दी जानी चाहिए, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो ये केस रेफर किया गया वो इसीलिए किया गया है क्योंकि हर कोर्ट का अलग इस पे ओपिनियन रहा है आज तक कि किस दिन दी जानी चाहिए सेपरेट हियरिंग। तो देखते हैं क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जितने भी स्मॉलर बेंचेस हैं या जितने भी बेंचेस हैं वो सेपरेट हियरिंग कहते तो हैं इट इज़ अनवायलेबल, इसके बिना तो कुछ नहीं दिया जा सकता, डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता, पर ये जिस दिन आपने दोषी करार किया, जिस दिन कॉन्विक्शन हुई, उसी सेम दिन ये सेंटेंस सेपरेट सेंटेंसिंग हियरिंग कर लेते हैं। तो इससे देखिए बहुत बड़ा एक लॉस है, पता है क्या लॉस है, क्योंकि आपने उस सामने वाले इंसान को जो आपने बिल्कुल उसको कन्विक्ट कर ही दिया, ठीक है, आपने उसको टाइम का दिया, वो मटेरियल कैसे इकट्ठा करेगा, या उसका जो लॉयर है या जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टिगेटर है वो इन्वेस्टिगेशन करके पता कैसे चलेगा कि क्या पता उस इंसान के जो सर्कमस्टांसेस हो वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, क्या पता उसकी मेंटल हेल्थ सही ना हो, क्या पता उसकी पास्ट लाइफ में कोई ट्रॉमा उसके साथ हुआ हो जिस वजह से उसे क्राइम कमिट हुआ हो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आप उसी सेम दिन कर लोगे तो फिर कैसे ये चीज़ें समझ आएंगी, राइट। तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है और दिस इज ओके, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यही यहाँ पे सब कुछ बार बार रिइटरेट किया हुआ है। तो हम देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है। अब क्या होगा एक एडिक्वेट सेंटेंसिंग हियरिंग क्या होती है, मीनिंगफुल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ये तो चीफ जस्टिस यूयू ललित जी ने बोल दिया, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी ताकि उनको मिल सके, इसीलिए इन्होंने ये सुओ मोटो पिटिशन जो उठाई है, इसमें उन्होंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फ्रेम करने की बात की है जिसमें हम गाइडलाइंस देंगे कि सेंटेंसिंग कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, तो ये देखिए इनमें इन मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने क्या एड्रेस किया कि देखिए एक लीगल फ्रेम तो कंप्लीटली एब्सेंस है, एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी तो कंप्लीटली एब्सेंस है डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग से डील करने के लिए। ये 3 जज बेंच का एक रूलिंग आई थी जिसमें जस्टिस ललित जी जो अभी प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस भट्ट और जस्टिस बेला, ये थे। तो इन्होंने एक्नॉलेज किया कि बहुत ही आर्बिट्री मैनर में कभी भी कई लोग एक हफ्ते बाद सेंटेंसिंग कर लेते हैं, जो एक सेपरेट सेंटेंसिंग चाहिए, कई लोग उसी दिन कर लेते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसी टाइम पे मई में ये चीज़ बात हो चुकी थी
बेसिकली इस बारे में। एंड वी आर नॉट सरप्राइज कि जस्टिस यूयू ललित जी के सामने जब पहले ये मैटर आ गया तो फिर वो जब चीफ जस्टिस बने ही टुक अप दिस मैटर। ओके, और देखिए लेकिन बात ये है कि सबसे बुरी बात जो इस स्टडीज के थ्रू पता चली है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो डेथ सेंटेंस मिले जाते हैं ना, जो अवार्ड जिनको किया जाता है, वो अंडर प्रिविलेज होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, या तो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इट इज नॉट एज इजी एज पीपल आर टेकिंग इट टू बी। बहुत सारी स्टडीज हैं जिसको जो इसको जरूरी बना देती हैं कि इसके बारे में यूनिफॉर्म पॉलिसी आए। तो अब एक और चीज है जो आपको जाननी है, सुप्रीम कोर्ट की 1983 रूलिंग मच्छी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इसके थ्रू क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है कलेक्टिव कॉन्शियंस। इन्होंने बोला जब भी कैपिटल सेंटेंसिंग फ्रेमवर्क आता है, कैपिटल यानी कि डेथ पनिशमेंट का जब भी कोई केस आता है, तो कलेक्टिव कॉन्शियंस का कॉन्सेप्ट लाना बड़ा जरूरी हो जाता है। ओके तो इन्होंने 5 कैटेगरीज जहाँ पे लिख दी, 5 कैटेगरीज ऑफ केस अगर होंगे, इतना सीरियस केस, ये वाला केस, वो वाला केस, ठीक है, इन 5 तरह की कैटेगरीज ऑफ केस होंगे। उस केस में डेथ पनिशमेंट देनी है कि नहीं देनी, वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि क्या कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है, या कम्युनिटी जो है जो इस पूरे केस से, जो सोसाइटी है बेसिकली, या फिर जो जिस भी, अगर कोई एक लड़की है तो लड़कियों की पूरी कम्युनिटी, उनके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो अगर आप उसको डेथ पनिशमेंट नहीं देते तो लड़कियों के लिए बुरा है, वो कम्युनिटी पूरी हरास होगी इस तरह से मेंटली। तो उस केस में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमेशा, कलेक्टिव कॉन्शियंस हमेशा प्रिवेल करना चाहिए। मतलब अगर किसी भी केस ने, किसी भी ऑफेंडर ने कलेक्टिव कॉन्शियंस को अगर आउटरीच किया है, या फिर कलेक्टिव कॉन्शियंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है एक पूरी कम्युनिटी के, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए। अब देखिए कलेक्टिव कॉन्शियंस का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर तो आप सोशियोलॉजी से थोड़े से भी वाकिफ हैं तो आपको पता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, डर्कहाइम। तो डर्कहाइम ने कलेक्टिव कॉन्शियंस का कॉन्सेप्ट दिया था, या फिर सोशल मोरालिटी जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा था कि कैपिटल पनिशमेंट वैसे तो कभी उठानी नहीं चाहिए, दी नहीं जानी चाहिए, पर अगर कभी दी जाए तो अगर बाय चांस कलेक्टिव कॉन्शियंस पूरा उसका आउटरेज हो जाता है, पूरे सोसाइटी अगर उससे इफेक्ट होगी, तो कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट रॉन्ग। ओके, ये चीज आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रेफरिंग टू द इशू, ये सारे हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पढ़ चुके हैं। Alright, now let's just zoom out a little ताकि कोई आर्टिकल रह ना जाए। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा था, जो बाइडन ने कि अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि कल को चाइना इन्वेजन करता है ताइवान का, तो जो यूएस से है वो डेफिनेटली अपनी फोर्सेस वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उनसे बेसिकली इंटरव्यूअर ने पूछा कि कल को आप अपनी फोर्सेस वहाँ पे लेके जाओगे उनको डिफेंड करने के लिए, तो उनका आंसर यस था। ठीक है, तो इतनी सारी न्यूज़ेस आ गई कि पहली बार एक्सप्लिसिटली वो वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए। यूएस से जो आज तक एम्बिगुअस फॉरेन पॉलिसी ताइवान के मामले में मेंटेन करके रख रहा था, उसको अब जोसेफ बाइडन ने एक बहुत ही एक्सप्लिसिट टर्न दे दिया है। तो इसके बाद फाइनली हम क्या अचानक से देखते हैं, चाइना ने खुद ने टोन डाउन कर दिया अपने रिटोरिक को ताइवान पे। देखिए चाइना क्या कह रहा है, Alright, I'll just read it for you. I don't know where it is written. देखिए हम चाहते हैं, चाइना ने बोला है, चाइना के जो एक डिप्लोमेट है उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं पीसफुल रीयूनिफिकेशन हो विद ग्रेटेस्ट सिंसेरिटी एंड अटमोस्ट एफर्ट्स ताइवान की। उन्होंने, अब देखिए पीसफुल रीयूनिफिकेशन आप कब से बोलने लग पड़े, अभी जस्ट एक हफ्ते पहले आपकी स्टेटमेंट आई थी जिसमें आपने ये कहा था कि वॉर भी एक ऑप्शन है, हम बाय मीन्स ऑफ वॉर या फोर्स भी उनको इन्वेड कर लेंगे और अपने साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। अचानक से आप पीसफुल रीयूनिफिकेशन बोलने लग पड़ते हो। एक तो ये हो सकता है कि देखिए आपको पता है कि यूएसए और कनाडा ने अपने बहुत सारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स वगैरह पे लगा दिए हैं ताइवान स्ट्रेट में। यूएसएस हिगिंस एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, कनेडियन फ्रिगेट जिसका नाम HMCS वैंकूवर है। तो ये सब कुछ ताइवान स्ट्रेट में अब दे आर मूविंग हियर एंड देयर वॉन्डरिंग, तो इसके तहत ये सब आया है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, ये डेफिनेटली जो यूक्रेन के केस में जो ये पुतिन के साथ होते देख रहे हैं ना कहीं ये लेसन वहां से भी ले रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम ही जीत जाएं, यूएस से इतनी आसानी से तो नहीं जीतने देगा चाइना को। तो ये चीजें सीख रहे हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके, बहुत सारे एडिटोरियल्स भी हमने इस बात पे पढ़े हैं, लेकिन देखिए व्हाइट हाउस जो है उन्होंने फिर से दे हैव कम अप कि नहीं, जो बाइडन का येस वाला आंसर था वो तो एक हाइपोथेटिकल सर्कमस्टांस पूछा था ना, ऐसा होना थोड़ने वाला है, कभी भी इन्वेजन होगा थोड़ा ना। उन्होंने येस तो इस केस में बोल दिया अगर कभी हो तो। हमारी चाइना पॉलिसी है अभी भी वन चाइना पॉलिसी है। तो जब भी कुछ बाइडन कुछ ऐसा बोलते हैं फटाफट से व्हाइट हाउस में से एक
क्लैरिफिकेशन आ जाती है, नहीं, वी स्टिल स्टैंड बाय आवर वन चाइना पॉलिसी। टर्की सेल्स ड्रोन्स टू यूएई एज राइवल्स मेंट टाइज। देखिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, टर्की बहुत बड़ा सेंटर स्टेज बनने वाला है सेंट्रल एशियन रिलेशंस में। नो डाउट वाई मिस्टर मोदी मेट टर्किश प्रेसिडेंट रसेप अय्यप अर्डगन। उनसे क्यों मिले? क्योंकि टर्की की जो प्रेजेंस है, टर्की की जो इम्पोर्टेंस है उस पूरे गल्फ रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टर्की यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट एक्सेस द रीजन। ओके, यही सारे आप समझने लग पड़े हैं। इनफैक्ट टर्की भी, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल भारत वाला ही स्टैंड अपना रहा है। वो एससीओ में अब एक पूरा प्रॉपर फुल फ्लेजेड मेंबर भी बनना चाहता है, साथ साथ में वो एक नेटो तो मेंबर है ही नेटो का, ठीक है। तो यूएसए और इस रीजन को भी, रशिया वगैरह के रीजन को भी बैलेंस आउट करना सीख रहा है। टर्की की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, टर्की के साथ हम अपने इकोनॉमिक रिलेशंस डीपन कर रहे हैं। वैसे ही साथ साथ में जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, जो हिस्टोरिक राइवल्स हैं टर्की के, हिस्टोरिक राइवल्स, वो अब दे स्टार्टेड कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि उन्होंने अब देखिए इतना बड़ा जो राइवलरी कन्वर्ट किस में हो रही है, सीधा मिलिट्री डील्स में। ये भी नहीं कि हाँ थोड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पे पहले उसको सुधारे, सीधा मिलिट्री डील्स में। क्यों? अब देखिए इन्होंने बहुत सारी इनसे क्या मंगवाए हैं, वी विल जस्ट गिव इट अ रीड। जो टर्किश डिफेंस फर्म है बेकर से इन्होंने डिलीवर करवाए हैं 20 आर्म्ड ड्रोन्स को यूएई ने इस मंथ में। और इन्होंने देखिए क्या कहा है कि इन्होंने ये कहा है कि जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं ईरान से और उसके प्रॉक्सी फोर्सेस से, तो इसीलिए हमें इन तरह के ड्रोन्स की ज़रूरत है जिसमें हमें टर्की जिसके साथ हमें डील करने में हेल्प कर सकता है। टर्की की जो इंपॉर्टेंस है, जैसे यूक्रेन में जो फूड की डील हुई, फूड ग्रेन डील हुई, जिसमें यूएन और टर्की ने मिलकर मीडिएट किया रशिया और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के बीच में। टर्की की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वी नेवर नो कि एक फुल फ्लेजेड कॉन्सेप्ट कि टर्की का क्या रोल है एक प्रेजेंट इमर्जिंग वर्ल्ड सिनेरियो में, हम देख सकते हैं। ओके, Fed raises rate by 75 bps, expects another large increase this year. फेडरल रिजर्व यानी कि यूएसए के सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, फर्दर रेज कर दी है अपने की इंटरेस्ट रेट को बाय 3/4 ऑफ अ पॉइंट फॉर अ थर्ड स्ट्रेट टाइम। तीसरी बार ऐसा हुआ है। देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता है, जितने ज़्यादा ये अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा वहाँ के जो खुद के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए दिक्कत पैदा करेंगे, क्योंकि लोन जब एक हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, इन्फ्लेशन और बढ़ती है, फिर लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी बढ़ती है, फिर स्लो डाउन आता है, ठीक है। तो वहाँ के रिसेशन आएगा ही आएगा अगर ये रेट्स बढ़ाते रहते हैं तो। लेकिन इनके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जितने भी एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो भारत में से इन्वेस्टमेंट छोड़ के ऐसी जैसी कंट्रीज में फटाफट से अपना हॉट मनी लेके चले जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए फायदेमंद है, राइट। उनके लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना अपनी इन्वेस्टमेंट में किसे नहीं चाहिए, राइट। तो ये इंडिया के लिए इस तरह से गलत हो जाता है, इसलिए हम बहुत बार पढ़ते रहते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। पुतिन mobilizes more troops, says nuclear threat not a bluff. Okay, now this is something very very dangerous that is happening. इस पे इन्होंने क्या कहा है, बाइडन ने भी बोला है कि रशियन प्रेसिडेंट जो कर रहे हैं न्यूक्लियर थ्रेट को यूज़ करने का, इट इज़ रेकलेस, इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जो यूएन चार्टर जिसको प्रॉस्पर करता है। देखिए व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको चाहूँगी शायद आप खुद से पढ़ें तो आपको ना समझ आए, एंड हेंस माई प्रेजेंस हियर एंड आई वुड वांट टू टेल यू। देखिए व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है वेंसडे को, उन्होंने बोला है रिजर्विस्ट्स, 3 लाख रिजर्विस्ट को उन्होंने कॉल किया है ताकि वो जो यूक्रेन में फाइट हो रही है उधर जाके डिप्लॉय किए जा सके। और इन्होंने बोला है कि हम उस प्लान को बैक करते हैं जो कंट्री के कुछ कुछ पार्ट्स हैं यूक्रेन के, उसको एनेक्स करें, यानी कि जीते मिलिट्री टर्म्स में से, ठीक है। जो वेस्ट को इन्होंने हिंट दी है कि हम प्रिपेयर्ड हैं इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज करने के लिए, रशिया को डिफेंड करने के लिए। देखिए ऑब्वियसली क्यों आ रहा है, क्योंकि अब देखिए सबसे पहले तो आप समझिए रिजर्विस्ट कौन होते हैं। रिजर्विस्ट उस तरह के आप कह सकते हैं आर्मी पर्सोनल होते हैं, या फिर आम आदमी भी आप कह सकते हैं जो पार्ट टाइम ड्यूटी में आर्मी में भर्ती होते हैं, ठीक है, इस तरह के लोग। तो इस तरह के रिजर्विस्ट को जब मोबिलाइज किया जाता है, मोबिलाइजेशन क्या होती है, जब आप इन तरह के पार्ट टाइम जो लोग हैं उनको फुल टाइम ड्यूटी दे रहे हैं आर्मी में कि आपके देश को प्रोटेक्ट करने की बात आ गई है, अब ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के लिए नहीं चलेगी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन, वी नीड यू फॉर फुल टाइम।
इसे कहते हैं मोबिलाइजेशन। तो यही अब रशिया ने किया है, पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इन्होंने 3 लाख रिजर्विस्ट को they've called upon them and it is huge obviously, क्योंकि देखिए इन्हें पता चल गया कि हमारे लिए, इन्होंने ये चीज़ बोला है कि हम उस हर तरह के जो मीन्स हमारे पास अवेलेबल है अपने लोगों को बचाने के लिए उसको यूज़ करेंगे एंड दिस इज़ नॉट अ ब्लफ। और इन्होंने बोला है कि रशिया के पास बड़े सारे वेपन्स है, बड़े सारे वेपन्स में एक और क्या आता है, न्यूक्लियर वेपन भी। तो इस पर एक एडिटोरियल हम बाकी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। A century later, Nizam's sword set to return to India. एक 14th century ceremonial sword हुआ करती थी जो हैदराबाद में, जिसका सोल्ड किया गया था हैदराबाद में। किसको सोल्ड किया गया था? ब्रिटिश जनरल को इन अर्ली 20th century, is set to return to India. ओके अब जो स्वॉर्ड है इट इज अमंग द 7 ऑब्जेक्ट्स। देखिए 7 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एक ग्लासगो लाइफ, यानी कि जो ब्रिटेन का ये जो म्यूजियम है उसके साथ और भारत के साथ कि वो हमें रिटर्न करेंगे स्टोलन ऑब्जेक्ट्स को, हमारे जो यहाँ से स्टोल किए गए थे उसको। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, लेकिन वैसे तो स्टोलन इसे मेंशन किया है, लेकिन इट वाज परचेज्ड फ्रॉम महाराजा किशन प्रसाद। ठीक है, और ये जो तलवार, जैसे इन्होंने इसमें अगर हम पढ़ें क्या लिखा हुआ है कम्युनिकेशन ऑफिसर के द्वारा, द तलवार स्वॉर्ड वाज परचेज्ड इन 1905 एज इट इज रिटन 20th century बाय जनरल सर अर्कीबाल्ड हंटर, Commander-in-Chief Bombay Command 1903 to 1907 from Maharaja Sir Kishan Prasad Bahadur Yamin Al-Sultanate, the Prime Minister of Hyderabad। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है और तलवार डोनेट कर दी गई थी सर हंटर के नेफ्यू द्वारा, किसको? ग्लासगो लाइफ म्यूजियम्स को 1978 में। अब इसको वापस 7 चीजें जो आनी है उसमें से एक ये है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स रह गए हैं। ओके, डेटा सजेस्ट रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैव लिंक्स विद पाकिस्तान टेरर आउटफिट्स। देखिए सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी एक बात रखी है कि हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं कि जो रोहिंग्याज हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उनका इन्फ्लक्स भारत में करवाया जा रहा है। कहाँ कहाँ से करवाया जा रहा है हम ये भी पढ़ लेते हैं। कहाँ कहाँ से करवाया जा रहा है एक्चुअल में? इलीगल इमिग्रेंट्स का म्यांमार से ये लोग लेके आते हैं और क्या करते हैं, एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स इनकी एंट्री फैसिलिटेट करते हैं भारत में वाया बेनापोल हरिदासपुर एंड हिली इन वेस्ट बंगाल, या सोनामोरा त्रिपुरा, या फिर कोलकाता, या फिर गुवाहाटी के माध्यम से, या फिर वाया दैट मीन्स। ओके, अब इन्होंने बोला है कि देखिए हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा इन्फ्लक्स है इलीगल इमिग्रेंट्स का इतनी सारी नेबरिंग कंट्री से, जो ऑलरेडी डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है पर्टिकुलर बॉर्डरिंग स्टेट्स की उनको ऑलरेडी सीरियसली चेंज कर चुका है। और जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको पहले बेसिक राइट्स दें, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको नौकरियां या सही खाना या सब कुछ देने लग पड़े हमारे पास। और इनफैक्ट हमें तो पता चल गया कि पाकिस्तानी एजेंट्स होते हैं ये जो ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे उनका लिंक भी है। ISRO successfully tests hybrid propulsion system to aid future technologies. Now this is something very important. देखिए क्या हुआ है, इसरो ने वेंसडे को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को, जिसमें हाइब्रिड कैसे हुआ, एक है सॉलिड फ्यूल और जो ऑक्सीडाइजर है वो लिक्विड ऑक्सीडाइजर है। जैसे हाइब्रिड सिस्टम इज मोर एफिशिएंट ऑलरेडी, ऑब्वियसली देखिए जब ऑक्सीडाइजर एक लिक्विड दे देते हैं एफिशिएंसी तो बढ़ी जाएगी। हम देखते हैं कैसे, ग्रीनर एंड सेफर टू हैंडल। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, जो अगर हम बात करें जो सॉलिड फ्यूल है वो कौन सा है, HTPB बेस्ड सॉलिड फ्यूल है, हाइड्रोक्सिल टर्बिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन एल्यूमिनाइज्ड सॉलिड फ्यूल, और लिक्विड ऑक्सीजन LOX ऑक्सीडाइजर के टर्म में। देखिए अगर हम बात करें, अगर कॉन्वेंशनल HTPB बेस्ड जो सॉलिड प्रोपेलेंट होती हैं मोटर्स जो रॉकेट्स में यूज की जाती हैं, वो क्या करते हैं ऑक्सीडाइजर के फॉर्म में अमोनियम परक्लोरेट को यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजर के फॉर्म में। लेकिन अब लिक्विड ऑक्सीडाइजर को यूज किया गया है, लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया गया है। तो इससे क्या होगा, देखिए क्या होगा एक्चुअल में, रॉकेट इंजन में ऑक्सीडाइजर की जरूरत क्या होती है, ऑक्सीडाइजर क्या करते हैं एक्चुअल में। देखिए रॉकेट को कंबशन करवानी होती है उनके लॉन्च के लिए, राइट। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है ताकि वो उसको फ्यूल को ऑक्सीडाइज करें जिससे कंबशन प्रॉपरली हो पाए। तो अब देखिए हमने क्या किया, तो फिर आप यही यूज कर लेते, अमोनियम परक्लोरेट यूज कर लेते जो पहले हो रहा था। अब ये क्यों लाए आप लिक्विड, इससे क्या होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली दोनों ही ग्रीन हो गए। अब तो लिक्विड ऑक्सीडाइजर भी ग्रीन हो गया, अमोनियम परक्लोरेट थोड़ा ना ग्रीन था, एक इको फ्रेंडली चीज थोड़ी ना थी, ये भी ग्रीन हो गया।
ठीक है। फिर सबसे पहली बात, जो क्रायोजेनिक LOX है वो सेफर है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था जितनी भी क्रायोजेनिक चीजें होती हैं वो ऑब्वियसली उनको कंप्रेस करके छोटे छोटे चेम्बर्स में रखा जा सकता है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम कम हो जाती है, राइट? ये चीज आपको पता है, और इसीलिए इट इज सेफर टू हैंडल। और अनलाइक कन्वेंशनल सॉलिड मोटर्स, द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी परमिट्स रीस्टार्टिंग एंड थ्रॉटलिंग केपेबिलिटीज ऑन द मोटर। थ्रॉटलिंग केपेबिलिटीज क्या होता है? जब कोई भी चीज अगर लिक्विड फॉर्म में होगी, थ्रॉटल क्या होता है? सप्लाई करना, रेगुलेटेड वे में सप्लाई करना किसी चीज को, ठीक है। तो थ्रॉटलिंग चेम्बर्स होते हैं बेसिकली। तो जब भी कोई भी चीज लिक्विड में है तो उसका फ्लो रेट आप रेगुलेट कर सकते हो, राइट? कब कितना ऑक्सीडाइजर चाहिए, कब कितना नहीं चाहिए। तो इसलिए हाइब्रिड वाला जो मैकेनिज्म है ये ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा, ग्रीन तो होगा ही। ओके, डेंजरस मोमेंट। अब ये पुतिन के न्यूक्लियर फ्यूल वाली बात पे ये चीज बोली जा रही है कि उनका देखिए ओरिजिनल प्लान क्या था कि वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे, एक लिमिटेड वॉर द्वारा वो हो नहीं पाया। ऑब्वियसली यूक्रेनियन फोर्सेस ने डट के इनका सामना किया, मिलिटरली, इकोनॉमिकली। यूएस ने भी साथ दे दिया, यूरोप ने भी साथ दे दिया, मिलिट्री पैकेज। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया फाइनली? अब रिसेंटली हम क्या देख रहे हैं? खार्किव रीजन, ओब्लास्ट रीजन, इजियम सिटी नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पे इनकी ट्रूप्स हार गई, इनको रिट्रीट करना पड़ गया रशिया को, ठीक है। अब इन्होंने फाइनली, हमने और क्या देखा है कल परसों में कि प्रो रशिया सेपरेटिस्ट जो है लुहांस्क में, डोनेट्स्क में, ये 4 जो रीजन हैं, खरसोन, और ये जितने भी 4 रीजन हैं साउथ में और ईस्ट में, इनमें अब रेफरेंडम करवाया जाएगा जिसमें ये पता चलेगा कि आप ऑफिशियली ज्वाइन करोगे रशियन फेडरेशन को कि नहीं। ऑब्वियसली हमें ये चीज करवाने से पहले ही पता है, फर्स्ट बैलेट पढ़ने से पहले हमें ये बात पता है कि ये फाइनली मतलब एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की अब जगह खत्म हो गई है। अब हर तरह का मीन्स यूज किया जाएगा। अब पहले जो प्री वॉर बॉर्डर्स थे यूक्रेन और रशिया के, वो तो बचेंगे ही नहीं। अब नाउ दिस इशू हैज गॉन आउट ऑफ आवर हैंड्स कंप्लीटली। ओके, देखिए, फॉर मिस्टर पुतिन द एस्केलेशन कम्स विद एडेड रिस्क, एंड डेफिनेटली सो, क्योंकि आप यूक्रेन में गए थे लिमिटेड फोर्सेस को लेके पहले, तो अब मोबिलाइजेशन कर रहे हो ना 3 लाख की, 3 लाख रिजर्विस्ट की, ठीक है। क्योंकि उन्हें पहले तो पता था कि जनरल मोबिलाइजेशन अगर हमने स्टार्टिंग में ही कर दी ना तो एक नेशन वाइड अनपॉपुलर स्टेप हो जाएगा। क्यों? मतलब आप करने क्या जा रहे हो? पहले तो जनता ही आपसे 100 सवाल पूछेगी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो आपको पूरी जिंदगी प्रेसिडेंट भी तो रहना अपनी जगह पे, है ना। तो बट ऑलमोस्ट 8 months later his war has not only failed to meet its declared objectives which includes Ukraine's demilitarization, बल्कि साथ साथ में क्या हो गया है कि आपने नेटो को इतना रीइनवोगरेट कर दिया है कि वो अपना पूरा कलेक्टिव वेट अपना जो यूक्रेन के बिहाइंड उन्होंने फोर्ज कर दिया है। और बल्कि वो तो एक्सपैंड कर रहे हैं, नेटो दबने की बजाय वो तो एक्सपैंड कर रहे हैं आपके बिल्कुल बिल्कुल नेबर्स में। कहाँ गए? आपको ये बात पता है, राइट? फिनलैंड और स्वीडन। जब मैंने टर्की की आपको बात बताई थी, टर्की इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, टर्की एक और चीज में बता देती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ना। क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में वो होने नहीं देंगे, अभी तो नहीं होने देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो स्वीडन और जो फिनलैंड है उनका नेटो में एंट्री वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे एक्शंस जो हैं टर्की के, वो उनको टेररिस्ट बोलते हैं, इन तरह की बातें। तो टर्की की इसीलिए भी टर्की ने कहा है कि हम एक नेटो मेंबर हैं, हमारे बिना ये कंट्रीज मेरे सहमति के बिना आके दिखाएं नेटो के अंदर, एंड सीरियसली इसी टोन में बोला उन्होंने। ओके, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट हियर। Faced with battlefield setbacks, sanctions and geopolitical challenges, Mr. Putin believes कि escalation ही अब सिर्फ way forward है। अब कितने सही साबित होते हैं इस चीज में कि सिर्फ वॉर ही एक बस माध्यम रह गया है अब इन सारी चीजों से निकलने का। देखते हैं, इन्होंने वॉर में से निकलने का भी जो माध्यम वॉर ही चुना है। बट देयर इज नो सर्टेनिटी कि ये जो मोबिलाइजेशन हो रही है ये क्विक रिजल्ट देगी या एक साइकिल ऑफ एस्केलेशन ही बन के रह जाएगी। और जिस तरह के भी मीन्स हैं एक डेंजरस फेज में, कुछ भी मीन्स ये अपना ले, अब डेंजरस फेज में पूरा देश जो है यूक्रेन और रशिया घुस चुका है। ट्रेड टैक्टिक्स, देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी जब पॉलिसी आएगी ना, नई ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तब आई एम एक्सपेक्टिंग कि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में बहुत ही डिटेल्ड मैनर में आएगा। अभी मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है कि गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी अगले वीक मतलब रिलीज करने वाली है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, जिसमें वो बहुत सारे मेजर्स को इंक्लूड करेगी जिसके तहत हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाएंगे, जिससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी कम हो पाएगा। जैसे हम ऑयल को रेगुलेट कर लेंगे, ये सब वगैरह बहुत सारे। हम डिफेंस इक्विपमेंट्स भी अभी आपको पता है कि बोल दिया कि मेक इन इंडिया ही होगा ताकि हमारा इम्पोर्ट बिल थोड़ा कम हो, ठीक है, हमारे पे बर्डन कम आए। फिर इससे क्या होगा, करंट ट्रेड पॉलिसी जो है 2015 में आई थी, ये बात आपको पता है। मिस्टर मोदी ने जब अपना
गवर्नमेंट बनाई थी उसके जस्ट बाद। फिर उसके बाद 5 ईयर टर्म जो हुआ उसका, इट हैज़ एंडेड अ वीक आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन। नेशनल लॉकडाउन कब हुआ? 2020 में। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद इसका 5 ईयर का जो टर्म था वो खत्म हो गया था ट्रेड पॉलिसी का, लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया, जो समझ भी आता है क्योंकि उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस सही नहीं थे। लेकिन ओल्ड पॉलिसी का फिर आप बियॉन्ड मार्च 2021 भी आप एक्सटेंड कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा इनके ऑथर को, इस एडिटोरियल के ऑथर को, स्पेशली जब हमें पता है कि न्यू पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप न्यू पॉलिसी भी मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ला रहे हो। जबकि आइडियल सिनेरियो क्या होता है, एक नई ट्रेड पॉलिसी को हमेशा फिस्कल पॉलिसी की स्टार्टिंग में लेके आना पड़ता है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी स्टार्टिंग में लेके आना पड़ता है। बजट सेशन तो जा चुका है, राइट, फिर आप एकदम मिडिल में अभी लेके आ रहे हो, तो ये भी कुछ अब्सर्ड है। और जितने देखिए आपको तो कब का लेके आ जाना चाहिए था, क्यों ओल्ड पॉलिसी पे हम रुके हुए हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं पोस्ट कोविड रिकवरी का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं गुड्स के, ठीक है, तो गुड्स को और हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप वही पुरानी पॉलिसी पे अटके हुए हो। और इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है कि हम चाइना पे कम डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और हम एक्सपोर्टर्स को इंपोर्टर्स को एक प्रॉपर प्लान देना चाहते हैं, तो आप कब करोगे इसके साथ डील? वाई आर यू डीलिंग, है ना, ये इनका कहना है। और जैसे एक WTO कंप्लायंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन स्कीम, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। रोड टैप स्कीम, उसके तहत क्या होता है, आप रिफंड कर देते हो अगर आप इतना अमाउंट ऑफ वो एक्सपोर्ट करोगे, तो आपका जितना भी ड्यूटीज आप पे लगी हैं वो रिफंड कर देती है सरकार, ठीक है। और ये WTO कंप्लायंट है क्योंकि इससे पहले जो इसका प्रिकर्सर था वो WTO कहती थी कि आप इन्फ्रिंज कर रहे हो हमारी पॉलिसीज को, फिर हम इसके साथ आए थे रोड टैप के साथ, ठीक है। तो ये ठीक है, इन्होंने कहा है कि जबकि, लेकिन इसमें भी आपने गलती कर दी कि जो रेट्स कितने रिफंड किए जाएंगे ये आपने इतने महीनों बाद निकाला, और उसमें से भी कुछ सेक्टर्स को आपने एक्सक्लूड कर दिया रोड टैप में से भी। बहुत सारे सेक्टर्स अभी नीचे हम देखेंगे लिखे हुए हैं, पर इतनी सारी गलतियों के बाद भी इनका ये कहना है कि हमारा ग्रोथ सही है एक्सपोर्ट्स में। और एक ग्लोबल, अब देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे मुश्किल पता है क्या चीज़ है, ट्रेड पॉलिसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन जो स्लो डाउन चल रहा है, जो रिसेशन चल रहा है यूरोप और US में, तो जब डिमांड नहीं होगी हमारे एक्सपोर्ट्स की तो एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे हम? ट्रेड पॉलिसी तो पता नहीं कितनी ही सक्सेसफुल हो पाएगी, जैसे अभी हमने देखा, राइट, कितना रिसेशन आने वाला है। तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और राइट, देखिए इनका कहना है कि चाहे हमारे पास ऑर्डर बुक्स, ऑर्डर फुल है, इस प्रॉपर फुल ऑर्डर्स आए हुए हैं हर किसी के पास, लेकिन मैनी बायर्स आर सीकिंग टू डेफर डिलीवरीज। क्यों? क्योंकि बायर्स के पास पैसा नहीं है ना, रिसेशन चल रहा है हर जगह। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि इसके साथ हमें डील करना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास अब रेवेन्यूज बॉयंट है, आपको पता है कि सरकार के पास बहुत रेवेन्यूज है, GST कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, है ना, तो इट इज़ टाइम टू रिकन्सिडर द स्टैंड्स टू एक्सक्लूड की ग्रोथ सेक्टर्स। आपने क्या कहा था उस टाइम पे रोड टैप में से फार्मा को, केमिकल्स को, आयरन को, स्टील को, कि हम इनको ड्यूटी रेमिट क्यों नहीं करके दे सकते, क्योंकि हमें भी तो रेवेन्यू चाहिए। तो देखिए अब तो आपके पास रेवेन्यू सही आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स का भी, इनडायरेक्ट टैक्स का भी, तब तो इनको अब दे दो, तभी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। यही चीज़ इन्होंने कही है, एंड आई थिंक नथिंग एल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और राइट नाउ दिस कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट, रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसका एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने रिसेंटली अभी क्या देखा था, सितंबर 19 को MHA के द्वारा नोटिफाई किया गया था कि हम रूल्स लेके आ रहे हैं। देखिए जब तक एक लॉ बन गया, एक एक्ट बन गया, वो तब तक फोर्स में नहीं आ सकता। देखिए CAA बन गया, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, रूल्स अभी तक नहीं आए, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? देखिए रूल्स ही तो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। एक्ट आ गया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, कह दिया कि जी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस आज से नहीं होगी, ये तो लॉ आ गया ना, आज से ये क्राइम है। लेकिन अच्छा ठीक है, किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस अगर आपके सामने आया तो कौन सी जाके अपना कहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाएगा? फिर कंप्लेंट लिखवाएगा तो 3 लोग उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर 3 लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी तो 6 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठेगा। ये होते हैं रूल्स, ठीक है। तो अब रूल्स फाइनली आ गए हैं द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के, राइट, जो मार्च में पार्लियामेंट में जिसे पास किया गया था। यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इस लेजिस्लेशन के तहत आप, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या कर सकती हैं, कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। अब देखिए लेजिस्लेशन किस बारे में है, देखिए ये एक्ट क्या है, एक्ट रिपील करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को, जो 100 साल पुराना एक्ट है, 100 साल से भी ज़्यादा। और ये जो ओल्ड एक्ट है इनका स्कोप बहुत ही लिमिटेड था। अब ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैप्चर करने के लिए बात करता था फिंगर इंप्रेशन,
फुटप्रिंट इंप्रेशन और फोटोग्राफ्स को कन्विक्टेड प्रिजनर्स के, ठीक है, और कुछ ही कैटेगरी ऑफ अरेस्टेड और नॉन कन्विक्टेड पर्सन को ही ये मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे, इन्हीं के सिर्फ आप सैंपल्स ले सकते थे, सबके ले भी नहीं सकते थे, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस जो बिल की आई गई थी, जो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला हम न्यू मेजरमेंट टेक्निक्स लेके आएंगे, ठीक है, जो एडवांस कंट्रीज में फॉलो की जाती हैं और क्रेडिबल रिजल्ट्स दिए हैं जिन्होंने। और जो 1920 का एक्ट है वो प्रॉपरली बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में सही से बात ही नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे शायद इस तरह की टेक्नोलॉजीज आई ही नहीं थी, विच इज ओके, यस वी कैन अग्री टू दैट। एक्ट क्या करता है, एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट को कि वो एक किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं टू गिव मेजरमेंट्स विच टिल नाउ वाज रिजर्व फॉर कॉन्विक्ट्स। आप इससे पहले सिर्फ कॉन्विक्ट्स की मेजरमेंट्स ले सकते थे, अब एनी पर्सन हो गया, ठीक है, एंड दोज इन्वॉल्व्ड इन हीनियस क्राइम्स। इससे पहले सिर्फ हीनियस क्राइम्स और कॉन्विक्ट्स के लिए आप ले सकते थे। अब ये और क्या क्या एनेबल करता है ये एक्ट, ये एनेबल करता है पुलिस को अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल कि आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं किसी भी पर्सन की जो रेजिस्ट करते हैं या रिफ्यूज करते हैं अपने मेजरमेंट्स देने में। तो इसीलिए तो ऑपोजिशन भी हुआ था इस एक्ट का बहुत ज्यादा। अगर हम रूल्स की बात करें तो मेजरमेंट्स क्या क्या ये सब हम देख चुके हैं, फिंगर प्रिंट्स होते हैं, पाम प्रिंट होती है, फुट प्रिंट होता है, फोटोग्राफ्स, आइरिस, रेटिना, physical, biological samples and their analysis, behavioral attributes like signatures, handwriting or any other examination referred to in the section 53 or section 53 of the Code of Criminal Procedure 1973। ओके, अब यहाँ पे एक बात लिखी है, बायोलॉजिकल सैंपल्स में डीएनए प्रोफाइलिंग भी इंक्लूड हो सकती है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑपोजिशन ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहा था क्योंकि ऑपोजिशन का कहना था कि आप पॉलिटिकल डिटेनीज जो होते हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर आप लेते हो उनको डिटेन करने का, तो आप उनके खिलाफ भी यूज़ कर सकते हो, आप तो ये ऑपोजिशन के खिलाफ यूज़ करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो इनका ये कहना है, अब रूल जो फाइनली आए हैं उन्होंने लेकिन इस तरह की चीज़ों को एले कर दिया है। जो रूल्स आए हैं सितंबर 19 को, उसमें ये लिखा है कि जो सैंपल्स हैं डिटेन्ड के लिए जाएंगे, जो प्रिवेंटिव डिटेनीज के लिए जाएंगे अंडर सेक्शन 107 ऑफ सीआरपीसी, उनको उनको तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक वो इंसान जो है जिसे चार्ज किया गया है या जिसे अरेस्ट किया गया है किसी और लॉ के तहत, ठीक है, सीआरपीसी में के तहत तो आपने किया ही, लेकिन तब नहीं लिया जाएगा आपका इस तरह का वो, अगर बाय चांस किसी और लॉ में भी आपका कोई वो है तभी आपका लिया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेनीज का, वरना सैंपल्स नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। It can also be taken if a person has been ordered to give security for his good behavior। अब देखिए बाय चांस एक इंसान को जब आप बेल पे रिलीज कर रहे हो तो वो कुछ तो आप रखोगे ना कि ये एज अ सिक्योरिटी या फिर एज एन अश्योरेंस है कि मैं अच्छा बिहेवियर ही रखूंगा, पीस को मेंटेन करूंगा, तो फिर तब भी आप उससे इस तरह के सैंपल्स कभी वो भाग जाए तो ठीक है, उसको वो करने के लिए, ट्रेस करने के लिए इन तरह के सैंपल्स आप ले सकते हैं, उनके सिग्नेचर्स ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है। उस केस में द रूल्स डू नॉट मेंशन द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कन्विक्टेड पर्सन्स, कोई प्रोसीजर तो नहीं यहाँ पे मेंशन। नाउ व्हाट, किसके पास ये रेपोजिटरी रहेगी इस डेटा की, एज एक्सपेक्टेड एनसीआरबी के पास रहेगी, जो वन स्टॉप एजेंसी होगी फॉर स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द डेटा ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी स्टोर कर सकते हैं डेटा को, लेकिन उन्हें कंपैटिबल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के तहत शेयर करने पड़ेंगे इन मेजर्स को या फिर रिकॉर्ड्स को विद एनसीआरबी। दिस वाज आल्सो एक्सपेक्टेड। अब रूल स्टेट करते हैं कि एनसीआरबी अब क्या करेगी, फाइनली लेके आएगी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी, ऑपरेट कैसे करना है, कि कलेक्शन करनी कैसी है, मेजरमेंट्स की कलेक्शन होनी कैसे है, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन की कौन कौन सी डिवाइसेस यूज की जाएंगी, इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे मेजरमेंट्स लेने के लिए, या फिर डिजिटल होगा, फिजिकल फॉर्मेट होगा, ये सब कुछ एसओपी के तहत बताएगी एनसीआरबी। ऑलराइट, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है रूल्स में कि अगर एक केस में मेजरमेंट जो है फिजिकल फॉर्म में ली जा रही है या फिर एक नॉन स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट में ली जा रही है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा एक स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद अपलोड कर दिया जाएगा प्रॉपर डेटाबेस में एज पर एसओपी। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। प्रोविजंस, अब देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि अगर बाय चांस क्या हो गया, वो दोषी जिसको आपने साबित किया था वो एक्विट हो गया, वो दोषी था ही नहीं, उसको बाइज्जत बरी कर दिया, फिर क्या होगा, तो फिर वो अपना जो रिकॉर्ड आपने लिया है मेजरमेंट्स का उसको वो मांग रख सकता है कि आप उसे डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। तो इस केस में प्रोसीजर जो है डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स का वो भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है एनसीआरबी। देखते हैं एनसीआरबी क्या रूल्स लेके आती है अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो रूल्स ने देखिए बोला है, रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस तरह की आती है वो नोडल ऑफिसर को कीजिए, ठीक है। नोडल ऑफिसर कौन होगा, नोडल ऑफिसर कोई भी एक ऐसा ऑफिसर होगा जो नॉमिनेट करेगा रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये नोडल ऑफिसर फिर रेकमेंड करेगा डिस्ट्रक्शन आफ्टर वेरीफाइंग दैट सच रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स इज नॉट लिंक्ड विद एनी अदर क्रिमिनल केसेस। ओके, तभी आप डिस्ट्रॉय करवा सकते हो जब आप बाय चांस किसी और केस में नहीं फंसे हुए।
अब आप, ये एक हेडलाइन है, रतन टाटा, केटी थॉमस आर ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स। ये तो एक बड़ी बड़ी हेडलाइन हर जगह आपको मिली गई होगी सोशल मीडिया पे। बिहार फ्री ऑफ नक्सल प्रेजेंस, द फाइट इज इन द लास्ट स्टेजेस इन झारखंड, से सीआरपीएफ चीफ। देखिए, इस तरह की जो फैक्ट्स है ना, बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो जब भी कहते हैं कि हमने बहुत हद तक कट कर दिया है माओइस्ट अटैक्स को या इस तरह की इंसर्जेंसी वगैरह को जो बंगाल छत्तीसगढ़ इस रीजन में होती थी, विच इज़ ट्रू। सच में जो रेड एरियाज हैं जो माओइस्ट अटैक के हुआ करते थे, वो कम हो रहे हैं। अब बिहार को फाइनली सीआरपीएफ ने कंप्लीटली फ्री डिक्लेयर कर दिया है, बारिंग स्ट्रे एलिमेंट्स, एक आधा स्पोरेडिक इवेंट के या फिर एक्सटॉर्शनिस्ट यानी कि वो जो हफ्ता वसूली के कुछ केसेस आ जाते हैं बहुत ही, लेकिन वो कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अब बिहार में नहीं बचा। ठीक है, अब तो बिहार खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद हम झारखंड में ये जा चुके हैं, और जो एक टाइम पे बिल्कुल इनएक्सेसिबल जगह हुआ करती थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माओइस्ट, अब वहां पे झारखंड में जाना पॉसिबल हो चुका है। Will EWS quota cut share of pie those competing on merit? Very very important। देखिए, आर्ग्यूमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा रखी गई है, ये आर्ग्यूमेंट मैंने आपके साथ कल रखी थी। यहाँ पे देखिए, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहाँ पे है ये, जहाँ पे लिखा है कि अगर आपने 50%, ये लिखा 50% में से आपने 10% फिर EWS को दे दो, मतलब 40% ही हैं जो प्योरली मेरिट के बेसिस पे compete कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ 40% ऑफ सीट्स बची। और यही चीज इन्होंने भी बोली है, इन्होंने गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन पूछा है कि आप डिमिनिश तो नहीं कर रहे, कम तो नहीं कर रहे जो अपॉर्चुनिटीज उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कंप्लीटली जॉब्स और सीट्स के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मेरिट के बेसिस पे लड़ रहे हैं, तो ये करके तो आप और कम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें इन्होंने यही चीज बोली है। और इन्होंने बोला है एक और फैक्ट जो आपको याद रखना है, बेंच ने बोला है कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें से सिर्फ 1/6 ही लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी हैं, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा क्यों? हाउ विल स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर डाइवर्सिटी व्हेन नन इज अलाउड इन क्लासरूम्स SC? देखिए, पहली बारी सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस गुप्ता और सुधांशु धुलिया जी के तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है अभी तक, तो वरना मेरे को सच्ची समझ ही नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड माई सेल्फ के ये किस तरह के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इनके जो थे ना वो पिटिशनर्स के ही थे, हिजाब की जो पिटिशनर्स हैं जिनके साथ हिजाब बैन के खिलाफ जिन्होंने पिटिशन डाली है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फाइनली इनकी कोई स्टेटमेंट जो मुझे लग रही है, जो स्टेटमेंट थोड़ी अलग आई है, वो ये है कि इन्होंने पूछा है सुधांशु धुलिया जी ने कि अब देखिए, आप स्टूडेंट्स को वैसे तो कहते हैं हम भारत की डाइवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर उसके बाद क्लासरूम्स में डाइवर्सिटी अलाउ नहीं करने दे रहे, वहां पे आप कहते हैं नहीं जी हिजाब अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप कैसे, मतलब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ओके, क्या हिजाब ने एक सेपरेट वॉल खड़ी कर दी है क्या? और उन्होंने बोला कि हिजाब शुड बी सीन एज एन आई ओपनर, अ विंडो टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली जब बच्चे साथ में एक साथ अपने अपना उसके साथ पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा, अच्छा हमारे भारत में सारे लोग हैं, हमें मिलके रहना उनके साथ, ठीक है, वरना तो एक बच्चे के दिमाग में कभी समझ ही नहीं आएगा। ओके, ये चीज इन्होंने कहा है। और देखिए, स्टेट ऑफ कर्नाटका ने कहा है कि देखिए, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होती है क्लासरूम्स में, बल्कि ये इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, इक्वालिटी होनी चाहिए बच्चों में, यूनिफॉर्म होती है प्रॉपर, तो ये इक्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, इनका ये कहना है। और चिल्ड्रन वैसे तो बैन नहीं है ना, आप हिजाब पहनिए, क्लासरूम्स के बाहर पहनिए, क्लासरूम होता है इक्वालिटी का अबोर्ड, इन्होंने ये कहा है। तो यही चीज़ हम देखते हैं फाइनली, पता नहीं इसकी डिसीजन आनी कब है, कब तक फाइनल वर्डिक्ट आएगी। Recession unlikely to hit India as it is not so coupled with global economy. S&P क्या है? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। S&P आपको पता है, जब हमें ये अच्छी रेटिंग एजेंसी देगी तो हमारी कंट्री में इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है। तो इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कपल्ड नहीं है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में। अगर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन होती है तो यहाँ रिसेशन नहीं होगी, भारत में रिसेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि भारत डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्यों 2008 में इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो ब्लैक स्वैन इवेंट आया, जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, लेकिन भारत क्यों नहीं गिरा? वाई डिड इट नॉट हिट इंडिया? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ को हम कर्स बोलते रहते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा बून बन जाता है ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली सब कुछ अपने आप बैलेंस आउट हो ही जाएगा, रिसेशन आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा है, इवन दो यू आर अ
नेट इम्पोर्टर ऑफ एनर्जी, ठीक है आप ऑयल इम्पोर्ट करते हो बहुत सारा, पर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व्स भी बहुत सारे हैं, आपकी कंपनीज है वो एक हेल्दी बैलेंस शीट भी मेंटेन करती हैं, सो दैट इज a good thing for India. So thank you so much. Please like the video. Please don't forget to like the video.